हेलो बच्चों, आज हम आप शुरू कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब भारतीय इकोनॉमी की आज़ादी के समय क्या सिचुएशन थी। देखो बच्चों, भारतीय इकोनॉमी की अगर बात करें आज़ादी से पहले की, तो आप देखोगे कि भारतीय जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड वाइड रेपुटेड थी। भारतीय इकोनॉमी अगर आप एग्रीकल्चर के बिहाफ से देखो तो भारतीय इकोनॉमी की एक अपनी आत्मनिर्भर सेल्फ कंटेन इकोनॉमी थी। ग्रामीण एरिया पर वो खुद खेती करते थे और जो खेती करता था वही जमीन का मालिक होता था। अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे देखो तो भारतीय जो हैंडीक्राफ्ट है, भारतीय हैंडीक्राफ्ट का मतलब भारतीय हस्तशिल्प, जो हाथ से सामान बनाते हैं उनको हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, वो भी वर्ल्ड वाइड फेमस थे। भारतीय जो एक्सपोर्ट थे उसकी भी ग्लोबल रेपुटेशन थी। भारतीय सिल्क और कॉटन और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो अपनी क्वालिटी के लिए, और जो भारतीय गहने वगैरह हैं, जो मेटल की वस्तुएं हैं, वो वर्ल्ड वाइड फेमस थे। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने भारतीय एग्रीकल्चर सिस्टम का, भारतीय इंडस्ट्री का इस प्रकार से शोषण किया कि जो हमारी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, जो हमारा वर्ल्ड वाइड जो हमने रेपुटेशन कमाई थी, उसका जो रेपुटेशन को तबाह कर दिया, उस रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया। देखते हैं जब अंग्रेज भारत से गए तो आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की, भारतीय इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी। देखते हैं भारतीय इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं आजादी के समय, तो भारतीय इकोनॉमी एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब है गतिहीन अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कोई प्रगति नहीं है, कोई गति नहीं है, जो ग्रोथ नहीं कर रही है। तो उसमें कहता है कि आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, ठीक है, जिसमें कोई ग्रोथ नहीं थी या नाम मात्र की ही ग्रोथ थी। तो कहता है अंग्रेजों ने कभी भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन भारतीय जो इकोनॉमिक्स थे, जैसे दादा भाई नौरोजी थे, VKRV राव थे, RC देसाई थे, जो ये कुछ लोग थे, इन्होंने भारतीय नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया। तो उन्होंने पाया कि जो भारतीय इकोनॉमी है वो आजादी के समय उसकी ग्रोथ रेट 2% से भी कम थी, 2% से भी कम थी, और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा जो आउटपुट है वो 0.5% से भी कम था। तो कहता है कि उस समय जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ही कम था, और जो भारतीय इकोनॉमी है वो उस समय सूखा आता था, महामारी फैलती थी, उससे घिरी हुई थी। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी, एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी। प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम थी। 1947-48 की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय जस्ट पर कैपिटा इनकम 230 रुपए थी। अधिकतर पॉपुलेशन गरीबी में थी, जिनके पास ना तो खाने के लिए पर्याप्त भोजन था, फूड था, ना कपड़े थे, और ना ही रहने के लिए छत थी, और ओवरऑल इकोनॉमी में बेरोजगारी फैली हुई थी। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तीसरी विशेषता की, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब कि एग्रीकल्चर का प्रभाव था। मतलब भारत के अधिकतर लोग अपने जीवन के लिए, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब कि आजीविका के लिए खेती पर डिपेंड करते थे। लगभग 72% के करीब, 72% के करीब जो भारत की वर्किंग पॉपुलेशन है वो खेती करती थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 72% के करीब पॉपुलेशन खेती करती है,
लेकिन उससे आने वाली इनकम, उससे प्राप्त होने वाली जीडीपी इनकम मात्र 50% के करीब थी, जो दिखाती है कि जो खेती है उसका जीडीपी में योगदान, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम थी, बहुत कम था। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, ब्लिक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लिक का मतलब होता है नॉमिनल, नाम मात्र का। कहता है अंग्रेजों के आने से पहले जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भारत का, जो भारतीय हैंडीक्राफ्ट है वो वर्ल्ड वाइड रेपुटेड था, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसीज के जरिए उसको खत्म कर दिया, उसको तबाह कर दिया। कहता है आजादी के समय जो स्मॉल स्केल और जो छोटे लघु उद्योग हैं वो लगभग खत्म हो चुके थे, और जो हैवी इंडस्ट्री हैं उनमें नाम मात्र की ही ग्रोथ थी, और उसके लिए भी जो सामान चाहिए, बड़ी जो हैवी हमारी इंडस्ट्री थी उनके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, कैपिटल गुड्स चाहिए, वो भी ब्रिटेन के ऊपर डिपेंड थे, वहां से इंपोर्ट करना पड़ता था। अब बात आती है हैवी डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट। कहता है कि आजादी के समय जो भारतीय इकोनॉमी है वो इंपोर्ट के ऊपर बहुत अधिक डिपेंड थी, क्योंकि हमें सामान बनाने के लिए जो मशीनरी चाहिए और जो इक्विपमेंट चाहिए प्रोडक्शन के लिए वो विदेशों से खरीदने पड़ते थे। यहाँ तक कि बहुत से आर्मी के लिए जो सामान है, डिफेंस गुड्स है, वो भी विदेशों के हम ऊपर निर्भर थे। और तो और छोड़ो, जो बहुत सी कंज्यूमर गुड्स है जैसे कि सेविंग मशीन, सिलाई मशीन है, मेडिसिन है, केरोसिन ऑयल वगैरह है, साइकिल वगैरह है, ये भी हमें विदेशों से खरीदनी पड़ती थी। अब बात करते हैं लिमिटेड अर्बनाइजेशन। आजादी के समय जो भारतीय अर्बनाइजेशन है, मतलब शहरीकरण, अर्बनाइजेशन जो है वो न के बराबर था, क्योंकि आप जानते हो भारत में अधिकतर भारत गांवों में निवास करता है, अधिकतर भारत गांवों में रहता है। तो 14% के करीब जो पॉपुलेशन है वो शहरों में रहती थी और 86% के करीब गांव में रहती थी। तो जो गांवों में रहने वाले लोग हैं वो अधिकतर आजीविका के लिए, जीवन यापन के लिए, सरवाइव करने के लिए खेती पर ही डिपेंड थे, जिसके कारण गरीबी फैली हुई थी। अब बात आती है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। इसका मतलब होता है हिंदी में अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें, इसको एक प्रकार से कह दिया मिक्स इकोनॉमी, कि जिसमें गवर्नमेंट का भी रोल है और प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है। तो जिसके कारण जहां पर गवर्नमेंट सिस्टम चलता था वहां पे लो प्रोडक्टिविटी थी, और कम उत्पादन की वजह से, लो प्रोडक्टिविटी की वजह से क्या था, बैकवर्डनेस, इकोनॉमी में क्या था, पिछड़ापन था, बैकवर्ड। अब बात करते हैं कि आजादी के समय भारतीय खेती, भारतीय एग्रीकल्चर सेक्टर है, पहले हमने पढ़ा इकोनॉमी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब बात करते हैं भारतीय एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन थी। तो कहता है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब जो भारतीय खेती है, एग्रीकल्चर है, उसमें जो प्रोडक्शन है, ओवरऑल प्रोडक्शन है वो बहुत कम था, और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत कम थी। यदि आप कंपैरिजन करो आज के समय की, जैसे इस बुक में डाटा दे रखे हैं 2019-20 के और 1947 के, तो जो प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर, प्रत्येक खेत में जो पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो वहां पे 660 केजी होता था उस दौरान में, 1947 में, जबकि 2019-20 में 3421 केजी हो रहा है। तो प्रोडक्टिविटी अगर गेहूं और राइस की देखोगे तो काफी डिफरेंस है, और ओवरऑल प्रोडक्शन अगर देखोगे तो 1947 में 64 लाख टन प्रोडक्शन होता था, जो 2019-20 में होता है 1076 लाख टन। तो दोनों का अगर कंपैरिजन करते हो तो भारतीय जो प्रोडक्शन है और जो प्रोडक्टिविटी है दोनों ही कम है। अगर बात करें दूसरा भारतीय एग्रीकल्चर का, एक तो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी दोनों कम थे, दूसरी बात आती है एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। उस समय क्या था, जमींदारी सिस्टम था। उसमें एक ट्रेंगुलर सिस्टम, जो ट्रेंगुलर रिलेशनशिप अंग्रेजों के दौरान बनी गई, वहां पर जो एक तरफ तो गवर्नमेंट थी, दूसरी तरफ जमींदार
और तीसरी तरफ टीलर, जो खेत में काम करने वाले को कहते हैं, किसान मतलब। तो गवर्नमेंट ने, मतलब कि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक फिक्स अमाउंट कह दिया गया कि भाई इतनी अमाउंट हम आपसे लेंगे जमींदारों से। तो जमींदार एक फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट के पास जमा करा देते थे और जमींदारों के पास राइट होता था कि वो मन मर्जी चाहे वो उतनी टीलर से या किसान से वो ले सकते हैं। तो एक फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट को देने के बाद जमींदार मन मर्जी अमाउंट किसानों से लेते थे, जिससे क्या है, जो भारतीय एग्रीकल्चर है, जिससे क्या है, जो भारतीय खेती है, जो भारतीय किसान हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई। और जो खेती के अंदर, जो एग्रीकल्चर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया, खेती में सुधार नहीं हो पाता था, क्योंकि जमींदार तो केवल अपनी जो लगान है उसी के ऊपर मतलब कि वो करते थे कि हमें तो इतना चाहिए, बस उतना वो ले लेते थे। उन्हें खेती से, एग्रीकल्चर से, प्रोडक्शन से, उसके अंदर होने वाली कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं था। अब तीसरी बात करते हैं, फोर्स कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उस समय क्या हुआ कि अंग्रेजों ने भारतीयों को फोर्स किया कि वो कॉमर्शलाइजेशन खेती करें। उनको कहा गया, पहले भारतीय सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, जीवन निर्वाह के लिए खेती करते थे, जैसे कि गेहूं वगैरह, चावल वगैरह, बाजरा वगैरह का उत्पादन करते थे। उनको मोटिवेट किया गया कि भाई आप इंडिगो वगैरह का उत्पादन करो। जो अंग्रेजों को वहां के जो कपड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनके कपड़ों की ब्लीचिंग के लिए, उनकी कलरिंग के लिए इंडिगो की जरूरत थी। किसानों को या तो लालच दिया जाता था या उनको फोर्स किया जाता था कि आप इंडिगो की खेती कीजिए। तो किसानों को क्या कर दिया जाता था, एडवांस पेमेंट कर दी जाती थी उसके लिए। तो जो अधिकतर किसान थे वो ऐसे थे जो कर्जवान हैं, जिन्होंने पहले से कर्जा ले रखा है। तो उसका परिणाम क्या हुआ, जैसे ही उनके पास नगद पैसे आते तो कर्जे वाले लोग उनसे लेके चले जाते पैसा, वो उनको दे देते। अब जो जीवन जीने के लिए जो पैसा जो चाहिए, अनाज वगैरह चाहिए, वो उनको बाहर से मार्केट से खरीदना पड़ता था। तो जिससे क्या हो गया, वो और ज्यादा कर्जे में पैसा उठाना पड़ता था और वो इनडेप्टनेस, उनकी जो गरीबी थी, जो कर्जवान बने हुए थे, वो क्या बन गई, परपेचुअल बन गई। अब वो लगातार कर्जवान बने रहने लग गई। अगली बात आती है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भारत में अंग्रेजों के समय जमींदार सिस्टम था। तो जमींदार जो लोग थे वो अपनी मन मर्जी चाहे अमाउंट या लगान किसानों से लेते थे। उनका कोई मतलब नहीं था, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो भारतीय एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करें, सिंचाई की व्यवस्था करें, मीन्स ऑफ इरिगेशन की व्यवस्था करें। वो केवल जो खेती थी वो केवल रेनफॉल के ऊपर, बारिश के ऊपर ही डिपेंड थी, जिसके कारण जो उत्पादन है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो कम थी, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है उसमें जमींदार कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे और जो टीलर हैं, जो एक्चुअल किसान हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो इन्वेस्टमेंट कर पाए। अब बात आती है एग्रीकल्चर की 5th कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर बढ़ते हैं। गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सोइल एंड टीलर ऑफ द सोइल। मैंने बताया आपको, जो ओनर ऑफ द सोइल का मतलब हो गया यहाँ पे जमींदार, टीलर ऑफ द सोइल का मतलब हो गया खेती करने वाला, मतलब कि किसान। तो कहता है कि अंग्रेजों के समय जो किसान हैं और जो जमींदार हैं उनके बीच में, किसान हैं और जो जमींदार हैं उनके बीच में गल्फ का मतलब होता है अंतर होना। मतलब वैसे तो होता है खाई, इसका मतलब गल्फ, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर था, क्योंकि जो जमींदार थे वो ओनर ऑफ द जो लैंड थे वो अपना आउटपुट में हिस्सा, प्रोडक्शन में तो हिस्सा लेते थे, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी उसमें वो शायद ही हिस्सा देते थे, वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे। तो जिसके कारण क्या होता था, जो भुखमरी है, बेरोजगारी है, बैकवर्डनेस है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में फैली हुई थी।
तो जो उस समय अगर बात करते हैं, जो टीलर है, जो किसान है, वो मतलब कि कर्जवान बना होता था, और जो ओनर ऑफ द सोइल है वो अपनी कंस्पिशियस लाइफ मतलब कि ऐशो आराम से जीवन को जीता था। अब बात आती है एग्रीकल्चर की स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। स्मॉल का मतलब छोटा, फ्रेगमेंटेड का मतलब टुकड़ों में। उस समय जो खेती है वो छोटे छोटे भागों में या टुकड़ों में बटी हुई थी। या तो किसानों के पास जमीन होती नहीं थी, छोटी जमीन होती थी, या जो जमीन थी वो टुकड़ों में थी, छोटे छोटे पार्ट में थी। एक हिस्सा यहाँ है, एक हिस्सा कहीं और है, जिसका परिणाम क्या होता था कि उसमें जो आर्थिक रूप से अगर देखें तो खर्चा ज्यादा लगता था और बेनिफिट इतना होता नहीं था। सब्सिस्टेंस आउटलुक, उस समय जो खेती थी उसमें सब्सिस्टेंस आउटलुक था। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जीवन जीने के लिए, आजीविका के लिए प्रोडक्शन होता था। जो उस समय के जो किसान थे वो केवल खेती आजीविका के लिए करते थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या थी, उस समय वो केवल प्रोडक्शन करते थे ताकि उनके जो परिवार है उनकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो सके, इसलिए वो प्रोडक्शन को करते थे, इसलिए वो उत्पादन को करते थे।